चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे ना, उसमें कल हमने टॉपिक समझा था, वो टॉपिक था कि डिबेंचर रिडीम्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना और रिजर्व करना। जब डिबेंचर का रिडीम करना हो, पैसे जब डिबेंचर होल्डर को वापस देने हो, उस वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस रिस्क से बचने के लिए सेफ साइड के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट या रिजर्व किया जाता है। उसके बारे में कल डिटेल में हमने समझा था ना कल के वीडियो में, कि जिसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो मिनिमम 15% का इन्वेस्टमेंट होता है, रिजर्व अगर करना हो तो मिनिमम 25% कैपिटल में से या प्रॉफिट में से हो तो 100% पूरा ही रिजर्व किया जाता है। ऐसे रूल्स वगैरह सब देखे थे ना, जिसमें हमने फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 22 हमें देखना है उसी टॉपिक के ऊपर, वो जो इन्वेस्टमेंट और रिजर्व किया था वैसे ही। जब जर्नल एंट्रीज करनी हो ना, तो हमारी जर्नल एंट्रीज कुछ ऐसे आती है कि पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री, पहले इश्यू की एंट्री, फिर इन्वेस्टमेंट की एंट्री, फिर रिजर्व, फिर आखिरी में रिडीम करना, और फिर अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस बच जाए, रिजर्व वगैरह बच जाए, तो उसे ट्रांसफर करना। आखिरी में फिफ्थ ट्रांसफर में आता है, ऐसा ना, पहले इश्यू, फिर इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज, फिर रिजर्व की एंट्रीज, फिर रिडीम की एंट्रीज, फिर आखिरी में कुछ बचे तो वो ट्रांसफर की एंट्रीज। समझ आ रही है बात? इन सब की एंट्रीज हमने लिखी तो हैं, रूल्स लिखे ही हैं, उनके हिसाब से खाली अरेंज करके लिखना है डेट वाइज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 जैसे दिया हुआ है कि हितेशी लिमिटेड इश्यूड 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 200 ईच ऑन April 1 2014 एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। भाई प्रीमियम पे इश्यू किया है ना, 200 रुपए का डिबेंचर है, 6% प्रीमियम, मतलब 12 रुपए का प्रीमियम हो गया, 12 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया है, विच रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2020। इसे रिडीम भी करना है प्रीमियम पे ही, बराबर, 2020 में, मतलब करीबन 6 साल बाद हमें रिटर्न करना है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन 7% Gujarat state government unencumbered security on 30 April of the financial year in which the redemption is due। अब यहां पर दिया हुआ है ना कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 7% गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज। भाई ये पर्टिकुलर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, 7% के बॉन्ड हैं, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, 15% का, 15% का इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, वो किया हुआ है। And for the redemption of debenture, the provision of for money is to be made out of capital। प्रोविजन फॉर मनी, प्रोविजन मतलब जो रिजर्व वगैरह किया जाता है वो कैपिटल में से करना है, मतलब 25% का रिजर्व भी करना है। डिबेंचर व रिडीम ऑन द ड्यू डेट, और उस तारीख को, जरूरी तारीख को डिबेंचर के पैसे वापस भी दे दिए हमने। तो इन सब की जो है वो कंबाइंड जर्नल एंट्रीज हमें करनी है ना, बराबर। फिर से बता रहा हूं, वही हमें एंट्रीज करनी है, पहले इश्यू की एंट्री, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर रिजर्व, उसके बाद रिडीम की एंट्री, फिर कुछ बचे तो ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो एक एक एंट्री करते हैं हम लोग। सबसे पहले इश्यू की एंट्रीज, तो रूल वाइज ध्यान होना, जब इश्यू की एंट्रीज करो तो वही रूल्स माइंड में होने चाहिए, जब इन्वेस्टमेंट की बारी है तब वो रूल्स माइंड में होने चाहिए। ठीक है ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करो तो आपके सभी जो है वो ये स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले इश्यू कब किया है, तो 1 अप्रैल 2014 को इश्यू किया है। 1 अप्रैल 2014, 1/4/14 पहली एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन के पैसे मिले तो एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज के डिबेंचर हैं, 11%, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में इश्यू किए हैं तो, और कितने मिले, कितने डिबेंचर हैं, 10,000 डिबेंचर हैं, उसके जो है वो 212 रुपीज मिलेंगे, विथ प्रीमियम मिलेंगे ना। 10,000 मल्टीप्लाई 212 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना ये, बराबर। इन दोनों का जो है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे ना अमाउंट। भाई यहाँ पर अगर आप अमाउंट लिखो 212 और पीछे जो है वो 4 जीरो आ जाएंगे, मतलब 21,20,000 हो जाएगा, इतनी अमाउंट ना, यहाँ पर भी वैसा ही लिख देना। इश्यू किए हैं, पहले पैसे मिले, फिर क्या करते हैं, इन पैसों को डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं हम लोग। तो उसी डेट
1414 को ही जब डिबेंचर में ट्रांसफर करें तो अलग अलग होगा ना, डिबेंचर के अलग, प्रीमियम के अलग, क्योंकि प्रीमियम पे इश्यू किए हैं। तो उसकी एंट्री करते हैं 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर आएंगे 10,000 डिबेंचर के 200 रुपीज। डिबेंचर में पूरे रुपए ट्रांसफर करेंगे 200 है ना, 10,000 डिबेंचर के 200 और बाकी के 12 रुपीज वो प्रीमियम में जाएंगे ना, ठीक है ना। यहाँ 200 इनकी अमाउंट लिख देना भाई, यहाँ पर 20 लाख आएगा। और उसके बाद उसी डेट 1414 को ही बाकी का प्रीमियम में ट्रांसफर के 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जिसमें 10,000 डिबेंचर के 12 रुपीज आएंगे, बराबर 12 रुपीज प्रीमियम में। ये इश्यू हो गया ना, इश्यू की ये एंट्री हो गई। अब इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जब भी इश्यू की एंट्री करो तो एक चीज माइंड में रखते हैं कि हम लोग रिडीम कैसे करने वाले हैं। रिडीम कैसे करने वाले हैं? प्रीमियम पे ना। तो जब भी रिडीम अगर प्रीमियम पे करने वाले हैं तो इश्यू के वक्त ही एक लॉस की एंट्री आती है ना साथ में, है ना। रिडीम एट प्रीमियम हो तो लॉस की एंट्री यहाँ साथ में बतानी होती है कि देखो हम लोग रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम के साथ, 200 के 10% मतलब 20 रुपए का प्रीमियम, तो वो एंट्री बतानी पड़ेगी ना हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी डेट को, इश्यू के वक्त ही वो लॉस की एंट्री बताएंगे 1414 को ही, कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के जिसमें 10,000 के 20 रुपीज, 10,000 डिबेंचर पे 20 रुपीज, 2 लाख रुपीज हम लोग लिखेंगे उसमें, ठीक है। 20 रुपए का प्रीमियम देना है ना जब रिडीम करेंगे 6 साल बाद, तो उसकी एंट्री पहले यहाँ पे बतानी पड़ेगी, बराबर। ये इश्यू का पॉइंट कंप्लीट। अब आता है इन्वेस्टमेंट की बारी। भाई इन्वेस्टमेंट पहले तो किया कब है? तो देखो दिया हुआ है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल कौन सा साल? तो कहते हैं जब रिडीम करने वाले हो ना उससे ही 11 महीने पहले, बताया ना इन्वेस्टमेंट 11 महीने पहले होता है। तो रिडीम करने वाले हैं हम लोग 31 मार्च 2020, उससे 11 महीने पहले कहो तो अप्रैल 30 2019 पे इन्वेस्टमेंट होगा ना। 30 अप्रैल 34 2019 तब का इन्वेस्टमेंट है। तो पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री, बराबर। उसके हमने रूल्स लिखवाए थे कल, वो ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एंट्री करते हैं कि डिबेंचर रिडिम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर रिडिम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना करना है कोई मेंशन नहीं है, तो फेस वैल्यू के 15% का इन्वेस्टमेंट होता है, बरोबर ना। फेस वैल्यू के 15%, मतलब फेस वैल्यू कितनी है? ये है ना 10,000 के 200 रुपीज। ये प्रीमियम नहीं गिनना है, फेस वैल्यू 200 रुपए की है। 10,000 के 200 मतलब 20 लाख रुपीज होते हैं। 20 लाख उसके 15%, तो 20 लाख के 15% कितने हो जाएंगे? करीबन 3 लाख होंगे। 3 लाख ना, 3 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ 3 लाख उनके 15%, बराबर। ये इन्वेस्टमेंट किया, फिर तुरंत एंट्री करते हैं हम लोग कि इन्वेस्टमेंट बेच दिया, उसके पैसे मिल गए, वो इन्वेस्टमेंट के पैसे मिले, उसकी एंट्री। और इन्वेस्टमेंट के पैसे कब मिलते हैं? तो आखिरी डेट पे, जब डिबेंचर रिडीम करने वाले हो तब इन्वेस्टमेंट के पैसे रिटर्न हो जाते हैं, जो डेट है हमारी 31 मार्च 2020। सिंपल याद रखो, तो खाली इन्वेस्टमेंट की डेट 11 महीने पहले की आती है, बाकी अब इन्वेस्टमेंट, रिजर्व, रिडीम सब की एंट्री यही डेट पे होगी 31/3/20। इश्यू की पहली तारीख, उसके 6 साल बाद की ये तारीख, ये सिर्फ पहली एंट्री 11 महीने पहले की। अब तो सभी तारीख में, रिजर्व में, रिडीम में, सब में यही लिखेंगे ना 31/3/20 को ही। तो इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस मिल गए, तो वापस मिल गए तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडिम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें ये जो 3 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे वो पूरे ही मिलेंगे ना,
20 लाख के 15%, मतलब 3 लाख रुपीज वापस मिल गया इन्वेस्टमेंट के। और साथ में ये चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिला या नहीं मिला, वो भी चेक करना होता है ना। तो मिला, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया है ना वो 7% गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में किया है हमने। तो उसके 7% की सिक्योरिटीज हैं, तो 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा हमें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसी तारीख को 31/3/20 को ही लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मिला हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो ये जो 3 लाख हमने किए हैं ना इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो 3 लाख आएगी इसकी अमाउंट, वो अमाउंट में लिख नहीं रहा हूँ, लिखना उसमें जो 3 लाख की अमाउंट आएगी उस 3 लाख के 7%, लेकिन 11 महीने का 11/12, 11 महीने का इन्वेस्टमेंट है ना, पूरे साल का थोड़ी है। 3 लाख के 7% करेंगे, लेकिन कितने मंथ के लिए करेंगे? 11 मंथ के लिए करेंगे, उतना इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। जो इंटरेस्ट आएगा कुछ 19,250 रुपीज का। कितना? 19,250। अब इनकी कैलकुलेशन करना कि भाई 11 महीने का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, 3 लाख के 7% 11 मंथ के लिए, तो 19,250 बराबर, ये इंटरेस्ट मिल गया। और फिर ये जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सही बात क्या नहीं? जो कल मैंने रूल्स लिखा था वो रूल्स साथ में लिखना है। इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज बताई थी, पहले इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट वापस मिलना, उसका इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना। लेकिन एक बताया था कि जब भी ट्रांसफर करना हो तो यहाँ नहीं, वो आखिरी में, हमेशा एंड में जो है वो उसे ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है वो अभी नहीं, वो लास्ट की एंट्रीज। ये इन्वेस्टमेंट के साथ अब एंट्री करेंगे हम लोग रिजर्व की, कि अब जो है वो रिजर्व की एंट्री करनी है। रिजर्व की एंट्री बताएं तो उसी डेट को, आखिरी दिन पे जो है वो यहाँ पर रिजर्व बताया जाता है कि रिजर्व कितने परसेंटेज करने हैं हमें? 25%। कैपिटल में से दिया हुआ है ना, तो 25% का रिजर्व, उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, मैंने शॉर्ट में लिखा है ध्यान देना, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व, जिसमें जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 20 लाख, उसके 25%, 20 लाख के 25% का रिजर्व, 20 लाख के 25 मतलब करीबन 5 लाख जितने हो जाते हैं, 5 लाख का रिजर्व यहाँ पर करेंगे हम लोग, बराबर। ये रिजर्व, फिर रिजर्व यूज होगा कि नहीं, फिर बाकी का जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए रिजर्व की एक ही एंट्री करते हैं, उसके बाद एंट्री आती है रिडीम की, बराबर ना। इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन इन दोनों का ट्रांसफर वो तो आखिरी में करते हैं ना। तो अब रिडीम की एंट्री हम लोग कर ले कि इसी तारीख को 31/3/2020 इस तारीख को रिडीम कर रहे हैं। तो रिडीम की 2 एंट्रीज आती है ना, प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो सबसे पहले 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debit to debenture holder account, to debenture holder। तो 11% डिबेंचर अकाउंट, उसमें तो फेस वैल्यू ना 10,000 के 200 रुपीज, यहां पर तो फेस वैल्यू लिखी जाएगी 10,000 के, नहीं तो मैं यहीं पे ही लिख रहा हूं 10,000 के 200 रुपीज, बराबर, मतलब 20 लाख यहाँ डिबेंचर में लिखे जाएंगे 20 लाख। फिर प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 20 रुपए का प्रीमियम, गिना था ना 6 साल पहले, बरोबर ना, 20 रुपए का प्रीमियम मतलब 2 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं हम लोग, तो वो यहाँ पर लिखना होगा। 10% है तो 10,000 के 20 रुपीज, 200 के 10% 20 रुपीज का प्रीमियम, 2 लाख रुपए, यहाँ 20 लाख, यहाँ 2 लाख। और टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर में पूरे 220 रुपीज मतलब पूरे 22 लाख रुपए लिखे जाएंगे। यहाँ पर 10,000 के
220 रुपीज आएगा ना दोनों का टोटल 22 लाख रुपए। ये हमने काउंट किया कि डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम के साथ कितना देना है। देन उसी डेट को 31/3/20 डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें पूरे 10,000 डिबेंचर के 220 रुपीज हम लोग उन्हें रिटर्न कर देंगे, पूरे 22 लाख रुपए उन्हें वापस। बरोबर ना, ये एंट्रीज हो गई ना इनकी, ये रिडीम की एंट्री भी हो गई। अब वो आखिरी एंट्री आती है ट्रांसफर की, कि ये दोनों जो बचे उन दोनों को अब ट्रांसफर कर देंगे कि जैसा इंटरेस्ट मिला हमें 19,250 का, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें। और ये जो रिजर्व किया 5 लाख का, वो रिजर्व का यूज हुआ नहीं तो उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें। बरोबर ना, तो ये इंटरेस्ट को ट्रांसफर करें, वही डेट तो अब सब में वही रहेगी आखिरी, जिसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें जितना इंटरेस्ट मिला, कितना मिला था 19,250 का इंटरेस्ट, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और उसी तारीख को 31/3/20 को ही ये रिजर्व, जो रिजर्व 5 लाख का किया, वो हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जो कितने ट्रांसफर हो जाएंगे 5 लाख रुपीज। बराबर, 20 लाख के 25% 5 लाख रुपीज हो जाएंगे ना, वो वहां पर ट्रांसफर। समझ आ रहा है? ये कंप्लीट। देखो सब में कंफ्यूज मत होना। पहली चीज, अभी तक जितने भी मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं, पहले तो वो रूल्स याद होने चाहिए। वो रूल्स याद हो गए तो आधा सम तो आपका हो गया, क्योंकि बदलती खाली अमाउंट है। दूसरी चीज, रूल्स के बाद आपको स्टेप्स ध्यान होने चाहिए। भाई पहले क्या करना है, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। पहले इश्यू, फिर इन्वेस्टमेंट, इश्यू के वक्त अगर लॉस हो तो वो, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर रिजर्व, फिर रिडीम, फिर ट्रांसफर। बराबर, ये रूल्स अगर आपको ध्यान हो ना कि भाई ये स्टेप्स और ये रूल्स हैं, तो सम करने में इजी रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी एंट्रीज हैं। बराबर, ध्यान से करना, समझ के इन्वेस्ट करना सब। अब जैसे ये 22 वाला क्वेश्चन देखा, इसे अच्छी तरह से समझ लो। तो अब उसके बाद 23 वाला क्वेश्चन देखे, वो भी इसी टॉपिक पे है। अब जैसे 23 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड रिडीम 9% डिबेंचर एट अ फेस वैल्यू ऑफ 30 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 12% as on 31/3/2018. For this, provision for money was to be made out of profit of the company, and the company invested the required amount as on 30 April 2017. So, pass necessary journal entries and prepare this account. देखो अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, मैंने कल एक वीडियो में बताया था आपको कि अकाउंट कैसे बनाने हैं, तो इसलिए अब नहीं बता रहा हूँ। वो सिंपल सी खाली जो है वो एक लेजर पोस्टिंग हमें करनी होती है। बराबर, हर एक में वैसे ही आएगा, इसलिए अकाउंट नहीं बता रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज है ना, वो डायरेक्ट रिडीम की एंट्रीज है, इश्यू की एंट्री नहीं है। डायरेक्ट दिया हुआ है कि रिडीम कर रहे हैं 31/3/18 को। तो हम जो स्टेप्स करते हैं ना, जैसे पहले बताया, पहले इश्यू, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर रिजर्व, फिर रिडीम, फिर ट्रांसफर, तो उसमें से इश्यू की एंट्री नहीं करनी है। तो हमें करना है इन्वेस्टमेंट, रिडीम, इन्वेस्टमेंट, फिर रिजर्व, फिर रिडीम, फिर ट्रांसफर। ऐसी एंट्रीज करनी है ना। इश्यू की एंट्रीज जो स्टार्टिंग में बताई वो इस सब में नहीं करनी है, डायरेक्ट रिडीम में ही दिया हुआ है कि भाई जो है वो 30 लाख 12% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। तो पहले होगा इन्वेस्टमेंट की एंट्री, डायरेक्ट रिडीम नहीं, इन्वेस्टमेंट, रिडीम से पहले इन्वेस्टमेंट होगा, होता है ना 11 महीने पहले। तो देखो रिडीम कर रहे हैं 31/3/18 को, तो उससे 11 महीने पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30 अप्रैल 2017 को। बराबर, तो पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट की एंट्री 30 अप्रैल 2017, 34/17। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना हम लोग कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के जो आपको रूल्स लिखवाए थे ना, वो रूल्स ही याद रखो, तो ध्यान रहेगा क्या भाई क्या करना है हमें। अब इन्वेस्टमेंट करना है, दिया हुआ है देखो कि रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। रिक्वायर्ड मतलब कितनी, 15%। किसके 15%? फेस वैल्यू के।
और यहाँ पूरी फेस वैल्यू है 30 लाख रुपीस, है ना, डायरेक्टली दिया हुआ है 30 लाख के टोटल डिबेंचर हैं, तो 30 लाख रुपीस के ही डायरेक्टली कितने 15% हो जाएंगे ना, 30 लाख के 15%, 4,50,000, 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अरे ध्यान, पहले वाला जो सम किया था ना उसमें था 10,000 डिबेंचर थे 200 रुपए के हिसाब से, तो 20 लाख हो रहे थे। इसमें कितने डिबेंचर कहाँ है वो नहीं दिया हुआ है, पूरे 30 लाख 30 लाख रुपए की डायरेक्ट अमाउंट है, तो हम डायरेक्टली उसके 15% गिनेंगे ना। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं उसकी एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, वो कब बेचेंगे, जब रिडीम्पशन की डेट होगी तब। रिडीम्पशन कर रहे हैं 31/3/2018, तब बेचेंगे ना, तब की एंट्री करेंगे हम लोग 31/3/18 में। भाई इसको बेच दिया हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिबेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना पूरा ही मिल जाएगा ना, बेच दिया हमने इन्वेस्टमेंट, तो 30 लाख के 15% मतलब 4,50,000 पूरे मिल जाएंगे वापस, बराबर। इन्वेस्टमेंट की 2 एंट्री, उसके साथ चेक करते हैं अगर इंटरेस्ट हो तो। इसमें दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कितने परसेंटेज का था, जो 22 वाला क्वेश्चन किया ना उसमें दिया हुआ था 7% गुजरात स्टेट सिक्योरिटीज थी, बरोबर ना, 7% की सिक्योरिटीज, तो वो मेंशन था कि 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें ऐसा कोई मेंशन है कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट है, नहीं, मतलब इस पे इंटरेस्ट नहीं काउंट करना। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट तो है नहीं। इन्वेस्टमेंट हो गया तो अब रिजर्व करेंगे उसी डेट को 31/3/18 को ही रिजर्व करना है ना, तो रिजर्व की एंट्री करते हैं कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, surplus in statement of profit and loss account debit to debenture redemption reserve account, debenture redemption reserve। अब रिजर्व कितना करते हैं 25%, लेकिन ध्यान दो जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि कैपिटल में से जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं या कैपिटल में से रिडीम कर रहे हैं तो 25% करते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट में से रिडीम कर रहे हैं तो पूरी फेस वैल्यू 100% ही रिजर्व में रखते हैं। और यहाँ दिया हुआ है, देखो ऊपर मेंशन है, प्रोविजन फॉर मनी वाज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। प्रोविजन मतलब रिजर्व करने वाले हैं प्रॉफिट में से, तो 25% नहीं पूरे 100%, 100% मतलब पूरे 30 लाख रुपए ही रिजर्व में रखने हैं, बरोबर ना, 100% रिजर्व में रखना है, तो रिजर्व में पूरे 30 लाख रुपीस आ जाएंगे। 30 लाख के 100% 30 लाख ही हुआ ना वो, बरोबर ना, डेबिट क्रेडिट दोनों में पूरे 30 लाख रुपीस ये रिजर्व में रखा है हमने। फिर इस रिजर्व का यूज तो करना नहीं है, हमारे ऐसे तो समय नहीं कि रिजर्व का कहीं यूज करें, इसी को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ट्रांसफर आखिरी में करेंगे ना, बरोबर ना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो लास्ट में। तो अब इसके साथ हम लोग एंट्री कर दें रिडीम की, कि हम डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, वो रिडीम करना है ना प्रीमियम के साथ। देखो प्रीमियम के साथ रिडीम करना होता है तो हम लोग लॉस की एंट्री करते हैं, लेकिन लॉस की एंट्री होती है इश्यू के वक्त, इश्यू की एंट्री इसमें की नहीं है, इसलिए लॉस की एंट्री भी की नहीं है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो प्रीमियम बताएंगे, ठीक है, सीधा प्रीमियम बताएंगे, समझना। तो रिडीम करना है ना 31/3/18 को, तो रिडीम में पहली एंट्री होती है, काउंट कर लेना कितने हमें डिबेंचर होल्डर को देने हैं, कितने परसेंटेज के डिबेंचर हैं 9%, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सबसे पहले वो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर, बराबर। तो 9% डिबेंचर उसकी डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास 30 लाख, 30 लाख के डिबेंचर हैं, उसके ऊपर प्रीमियम देना है रिडीम के वक्त 12% का, 12% का प्रीमियम देना है, तो 12×3=36, 3,60,000 का डिबेंचर देना है, 3,60,000, तो डिबेंचर होल्डर में दोनों का टोटल आ जाएगा 33,60,000, बराबर। 12% इसी के ही गिनेंगे ना, ये डिबेंचर 30 लाख के, प्रीमियम उसके 12%, 3,30,000,
3,60,000 और डिबेंचर होल्डर को 33,60,000। ये काउंट हो गया। फिर उसी डेट को 31/3/18 को डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर टू बैंक पूरे ही पे करने हैं ना, 33,60,000 33,60,000 पे कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, बराबर। ये हो गई रिडीम की एंट्री, रिडीम की 2 एंट्री। और अब आखिरी ट्रांसफर कर दें। जो यहाँ रिजर्व का यूज तो किया नहीं, 30 लाख का रिजर्व कहीं यूज तो किया नहीं हमने, तो उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें उसी तारीख को। 31/3/18 को ही लिखेंगे कि डिबेंचर रिडिम्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जिसमें पूरे 30 लाख जो है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, बराबर। समझ आई एंट्री? ये क्लियर ना? पहले इन्वेस्टमेंट, फिर रिजर्व, फिर रिडीम, फिर ट्रांसफर, बराबर। इश्यू इसमें था नहीं, तो अच्छी तरह से देख लो इसे भी, इन सम को भी अच्छी तरह से एंट्री समझ लो, अमाउंट समझ लो। एंट्री तो सेम ही रहती है, अमाउंट और डेट समझ लो इनमें। तो अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 24 देखें, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। अब जैसे 24 में दिया हुआ है कि मुंज सॉफ्टवेयर लिमिटेड रिडीम 24,12% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन 1/10/17 को रिडीम करने वाले हैं। द कंपनी हैड अ डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व ऑफ 11 लाख, 11 लाख की ऑलरेडी रिजर्व है हमारे पास। It was decided to invest the required amount in proper time in debenture redemption investment as per Company Act. प्रॉपर टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है। प्रॉपर टाइम मतलब होता है ना, रिडेम्पशन के 11 महीने पहले हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है। रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब 15% का इन्वेस्टमेंट हमें करना है, सही बात है ना? तो उनके हिसाब से ही जर्नल एंट्री है ना। इसमें भी देखो डायरेक्टली रिडेम्पशन की एंट्रीज दी गई है, मतलब इश्यू की एंट्री इसमें भी नहीं करनी। पहले इन्वेस्टमेंट, उसके बाद रिजर्व, फिर रिडीम, फिर ट्रांसफर, सही बात है। ये एंट्रीज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट की एंट्री करें। इन्वेस्टमेंट दिया प्रॉपर टाइम पे, तो यहाँ देखो, यहाँ पर रिडीम करने वाले हैं 1/10/17 को, 1/10/17, तो उसके करीबन 11 महीने पहले जो है वो हम लोग रिडीम करने वाले हैं। 11 महीने पहले ना, तो 11 महीने पहले अगर कहो तो देखो 9 महीने तो इसमें से पीछे चले जाओ, 9 महीने इसमें से पीछे चले जाओ। ये 10th मंथ है, 1/10 को है, और 9 महीने और 2 महीने और जाओ, मतलब नवंबर हो जाएगा, 1 नवंबर को आएगा। कुछ इससे 11 महीने पहले 1/11/16 हो जाएगा, 17 से पहले होंगे ना 16, बरोबर। इन्वेस्टमेंट कब करना है? 11 महीने पहले, तो इसके 11 महीने पहले 1/11/16 आएगा, काउंट कर लो इसके बाद 11 महीने। तो इस तारीख को जो है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 1/11/16। इन्वेस्टमेंट की भी वही एंट्री कि पहले डिबेंचर रिडिम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? 15% का। किसके 15%? पूरी फेस वैल्यू, पूरी फेस वैल्यू है ना, कितनी है? 24 लाख की है। 24 लाख की फेस वैल्यू मतलब 24 लाख उसके 15%, 24 लाख के 15% क्या है? 60 और यहाँ पर 36, 3,60,000 कुछ होगा, 3,60,000 के आसपास आएगा ये, बरोबर। वो आएगा ना हमारा इन्वेस्टमेंट। तो 3,60,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहली एंट्री ये। फिर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, उसकी एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट कब बेचने वाले हैं हम लोग? जब आखिरी रिडीम की डेट होती है, तभी होता है ना 1/10/17 को। 1/10/17 हम लोग लिखेंगे, 1/10/17, इसके 11 महीने बाद वो हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट सेल करना मतलब इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसे हमें वापस मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडिम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें भी वही आएंगे 24 लाख उसके 15% मतलब वही 3,60,000, वही अमाउंट आएगी ना 3,60,000 की। ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई। इस पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कहीं मेंशन नहीं है, मेंशन के कितने परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट किया था? कुछ भी नहीं, तो इंटरेस्ट इसमें लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद रिजर्व की एंट्री आ जाएगी ना,
रिजर्व की एंट्री करेंगे उसी डेट को 1/10/17, जब आखिरी रिडीम की डेट है उसी डेट को ही अब सब एंट्री होगी ना। रिजर्व की एंट्री करते हैं तो उसमें आ जाएगा कि डिबेंचर रिडीम्शन, सॉरी रिजर्व की एंट्री करेंगे तो उसके लिए सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, रिजर्व क्रेडिट में आता है ना, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व। अब रिजर्व कितना करना है, तो देखो कैपिटल में से हो तो 25% और अगर प्रॉफिट में से हो तो पूरे 100%। अब इसमें जैसे दिया हुआ है कि भाई दिया हुआ है कि रिडीम कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से रिडीम करने वाले हैं तो प्रोविजन भी रिडीम प्रॉफिट में से ही होगा। रिडीम में अगर प्रॉफिट में से है तो प्रोविजन भी प्रॉफिट में से ही, और अगर प्रॉफिट में से प्रोविजन करना है तो 100%, जो 24 लाख रुपए है ना पूरे ही रिजर्व में रखने हैं, पूरे ही 24 लाख रखने हैं। लेकिन रिजर्व में 24 लाख रखने हैं, लेकिन एक चीज इसमें दी गई है कि कंपनी के पास ऑलरेडी 11 लाख का रिजर्व है। 24 लाख तो हमें रखना है लेकिन ऑलरेडी 11 लाख का है, तो अभी यहाँ पर बाकी के 13 लाख का ही रिजर्व रखेंगे। ये चीज समझना बेटा इस क्वेश्चन में, रिजर्व 24 लाख 100% रखना है उसके, लेकिन 24 में से ऑलरेडी है ना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ 11 लाख, तो वो फिर से क्यों करें हम लोग, तो मतलब 24 लाख में से 11 लाख वो ऑलरेडी हमारे पास है, वो माइनस, तो बाकी के 13 लाख का रिजर्व यहाँ पे लिखना। कितना रिजर्व आएगा, 13 लाख, वो रिजर्व में आएगा। रिजर्व की एंट्री हो गई, फिर उसे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर तो आखिरी में, तो इसलिए रिजर्व के बाद करते हैं रिडीम की एंट्री 1/10/17, उसी डेट को रिडीम करेंगे। रिडीम की एंट्री में पहले क्या करते हैं कि पहले काउंट कर लेते हैं ना हम लोग कितना देना है हमें, प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो कितने परसेंटेज के डिबेंचर हैं, तो 12% के डिबेंचर हैं, 8% हमें जो है वो प्रीमियम देना है। तो पहले 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कि जिसमें 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर में तो पूरी अमाउंट आएगी 24 लाख, 24 लाख की पूरी अमाउंट। देन प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम कितना देना है, 8% का हमें प्रीमियम देना है, तो 24 लाख के 8% अगर करो तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 192, मतलब 1,92,000, 1,92,000 का प्रीमियम, बराबर ना 8%, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा दोनों का 25,92,000, दोनों का टोटल। डिबेंचर होल्डर को 25,92,000 देने, और फिर उसी तारीख को 1/10/17 को ही उन्हें पे कर देंगे कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उन्हें पे कर दिया जाएगा, कितना पूरा ही ना 25,92,000 हम लोग पे कर देंगे, ये पूरा पे, बराबर। ये रिडीम की एंट्री भी हो गई, और अब आखिरी में उसी तारीख को जो ये रिजर्व है वो रिजर्व हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, बराबर ना। रिजर्व जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें, इसका यूज तो कुछ हुआ नहीं, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, 13 लाख के 11 लाख, कितना पूरा 24 लाख, बराबर। यहां पर 13 लाख हमने लिखा, 11 लाख पहले से ही हमारे पास था, तो जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो पूरा ही रिजर्व जाएगा ना हमारे पास, जो पहले पड़ा हुआ 11 लाख, अभी किया हुआ 13 लाख, तो टोटल रिजर्व यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो 24 लाख, बराबर। यहाँ तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा, समझ आ रही बात। ये भी एंट्री हो गई ना, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व, रिडीम एंड ट्रांसफर, समझ आ रही है बात, ध्यान आ रहा है। तो अब जैसे हमने ये सम किए ना, अच्छी तरह से इसे लिख लो, माइंड में बिठा लो। अब जो आखिरी के सम्स आएंगे हमारे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ओके।
थैंक यू।